हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है जिनके भी पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ इसकी पांचों यूनिट की एक एक वन शॉट रिवीजन। जिसके अंदर मैं आपको एक वीडियो के अंदर एक कंप्लीट यूनिट को कवर करवा दूंगा। जितना भी उसका थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट पार्ट है, जितने भी उसके अंदर कंसेप्ट है, जितने भी फॉर्मूलेज हैं, सारी चीजें आपको एक ही वीडियो के अंदर कवर करवा दूंगा। तो जिन नोट्स में से मैं आपको ये वीडियो कवर करवा रहा हूँ वो पेड नोट्स हैं। अगर आपको परचेज करने हैं तो आप 199 रुपीज में पांचों यूनिट के नोट्स परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका सारा थ्योरी कंटेंट कवर करा गया है और यूनिट वाइज आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन वन शॉट रिवीजन को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। यूनिट नंबर 2 है हमारी कैपिटल बजटिंग डिसीजन। सबसे पहले देखते हैं इसमें हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। द कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, कैश फ्लो एस्टिमेशन, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, पेबैक पीरियड मेथड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इतनी चीजें हमें इस यूनिट के अंदर कवर करनी है। सबसे पहले कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस होता क्या है। द कैपिटल बजटिंग प्रोसेस इज अ की एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व इवैल्यूएटिंग एंड सिलेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। कैपिटल बजटिंग एक तरीके का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक एस्पेक्ट है, जिसके अंदर आप इवैल्यूएट करते हैं और सिलेक्ट करते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट को। मतलब आपको कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बनाना है, उसके लिए आपके पास काफी सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। अब उनमें से किसी एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना वो कहलाता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। These investment typically involve significant capital outlay and have implication for the organization future financial performance। ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती हैं, इनमें आपका एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट अमाउंट लगता है कैपिटल का, और इसके ही ऊपर आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फ्यूचर की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। The goal to determine which project or investment will maximize the value of firm and contribute to strategic objective। तो कैपिटल बजटिंग प्रोसेस का क्या गोल होता है कि एक ऐसी इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना जो फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर दे और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव में कंट्रीब्यूशन करे, वो कहलाता है बेस्ट कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है। अब जो ये कैपिटल बजटिंग होती है, इसका एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या आता है इसमें, identify investment opportunity। to identify potential investment opportunity based on strategic goal, market analysis and organizational need। स्ट्रेटेजिक गोल, मार्केट एनालिसिस और ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको जो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, मतलब जहां जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना है। दिस कुड इन्वॉल्व न्यू प्रोजेक्ट एक्सपेंशन, एक्विजिशन और रिप्लेसमेंट। वो किसी भी तरीके का हो सकती है अपॉर्चुनिटी, या तो आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, चाहे आप एक्सपेंशन करें, एक्विजिशन करें या रिप्लेसमेंट करें। ठीक है। उसके बाद आपको स्क्रीनिंग करनी होती है इसी स्टेप के अंदर, मतलब कंडक्ट प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन टू इंश्योर दैट प्रोजेक्ट अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्स। अब आपने जो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी है, आपको उस अपॉर्चुनिटी को चेक करना है कि वो जो अपॉर्चुनिटी है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव और रिसोर्सेज के साथ अलाइन कर रही है या नहीं कर रही है। सेकंड स्टेप आता है गैदर एंड एनालाइज डेटा। तो एस्टिमेट द इनिशियल कैपिटल आउटले रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट, इंस्टॉलेशन एंड एनी अदर इनिशियल एक्सपेंसेस। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको इसकी कॉस्ट एस्टिमेट करनी होती है, जिसके अंदर आप ये देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट को करने के लिए हमारा कितना कैपिटल का आउटले होगा, कितनी उसकी परचेज कॉस्ट आएगी, इंस्टॉलेशन वगैरह जो भी स्टार्टिंग कॉस्ट है वो कितनी लगेगी। फिर है रेवेन्यू प्रोजेक्शन। तो एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो और बेनिफिट द प्रोजेक्ट विल जनरेट। फिर आपको क्या देखना होता है कि ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो ये प्रोजेक्ट है वो हमें क्या रेवेन्यू जनरेट करके देगा, वो एस्टिमेट करना। दिस में इन्वॉल्व फोरकास्टिंग सेल, कॉस्ट सेविंग और अदर रेवेन्यू स्ट्रीम्स। फिर आता है डिटरमाइन ऑनगोइंग ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, स्टाफिंग एंड अदर एक्सपेंस रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। अब आपने स्टार्टिंग की कॉस्ट आइडेंटिफाई कर ली, लास्ट का रिटर्न आइडेंटिफाई कर लिया, बट उस इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो ऑपरेशनल कॉस्ट आएगी वो भी आपको उसके अंदर फाइंड करनी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इवेल्युएट कैश फ्लोज।
तो डेवलप डिटेल्ड कैश फ्लो प्रोजेक्शन फॉर द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, दिस इंक्लूड बोथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना होता है, इसका एक डिटेल कैश फ्लो, एस्टिमेटेड कैश फ्लो बनाना होता है, जिसके अंदर आप ड्यूरिंग द ईयर जो मतलब ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट ये कितना इनफ्लो देगा और कितना इसके अंदर आउटफ्लो होगा, ये तैयार करना होता है आपको। फिर अप्लाई द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। फिर आपको क्या करना होता है, एक अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट का यूज करके जो आपका कैश फ्लो होने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है और फिर आपको उसको कंपेयर करना है मनी की वैल्यू ऑफ मनी के साथ। ठीक है। फोर्थ स्टेप आता है आपका अप्लाई कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। अब आपको फिर फोर्थ स्टेप में कैपिटल बजटिंग की टेक्निक अप्लाई करनी होती है। किस लिए, उसकी प्रेजेंट वैल्यू जानने के लिए आपके पास कई सारी टेक्निक होती हैं, वो आप अप्लाई करते हैं। यहाँ पर अभी मैं आपको सबका सिर्फ नाम बताऊंगा, आगे हमें इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। जैसे कौन कौन सी टेक्निक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, पेबैक पीरियड है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। इनकी मदद से आप नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट फाइंड कर सकते हैं। फिफ्थ स्टेप में हम आपको रिस्क एनालिसिस करना होता है, तो एसेस हाउ चेंज इन की अजम्पशन अफेक्ट द प्रोजेक्ट एनपीवी एंड आईआरआर। फिर आपको यह असेस करना होता है इस स्टेप में कि जो आपके अगर सेल्स वॉल्यूम या कॉस्ट में कुछ भी चेंज आता है तो उसकी वजह से आपके एनपीवी और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सिनेरियो एनालिसिस करना होता है, इवैल्यूएट द प्रोजेक्ट अंडर डिफरेंट सिनेरियो टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल रेंज ऑफ आउटकम। अलग अलग सिनेरियोज के अंदर प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करना होता है कि अगर बेस्ट केस चलता रहा तो क्या सिनेरियो रहने वाला है, कितने आउटकम हमें मिलेगा, वर्स्ट केस के अंदर क्या मिलेगा और जो मोस्ट लाइकली केस है उसके अंदर क्या सिनेरियो मिलेगा। नेक्स्ट आता है मेक द डिसीजन सिक्स्थ स्टेप के अंदर। तो इफ इवैल्यूएटिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट कंपेयर द एनपीवी आईआरआर पेबैक पीरियड एंड अदर मैट्रिक्स टू डिसाइड विच प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट टू अंडरटेक। उसके बाद आपको जितने भी आपने ये अलग अलग मेथड से इसके अंदर सारे प्रोजेक्ट को जो प्रोजेक्ट है आपने उनको सारी टेक्निक से कंपेयर करा, उसके बाद आपको जो भी सबसे अच्छा लगता है उसे चूज करना है आपको। इंश्योर दैट चूजन प्रोजेक्ट अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक गोल एंड लॉन्ग टर्म विजन। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जिस भी अपॉर्चुनिटी को आप चूज करें आपको ये ध्यान में रखना है कि वो जो प्रोजेक्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक गोल और लॉन्ग टर्म विजन के साथ अलाइन करे। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट। तो ऑब्टेन नेसेसरी अप्रूवल फ्रॉम स्टेक होल्डर और मैनेजमेंट बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस। अब इवैल्यूएशन और एनालिसिस के बेसिस पर जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जो भी मैनेजमेंट है, उन सबसे अप्रूवल लेना है आपको। इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू प्लान एंड इंक्लूडिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है प्लान के अकॉर्डिंग और जो भी उसके लिए प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट करनी है वो आप कर सकते हैं। लास्ट स्टेप आता है मॉनिटर एंड रिव्यू का। तो मॉनिटर द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द बजटेड एंड फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। जब प्रोजेक्ट ऑपरेट होने लगता है, परफॉर्म करने लगता है, तो आपको उसकी परफॉर्मेंस को भी टाइम टू टाइम मेजर करना है और ये देखना है कि वो बजटेड या फिर फाइनेंशियल प्रोजेक्शन के हिसाब से कितना सही चल रही है और कितना उसमें वेरिएंस है। पोस्ट ऑडिट कंडक्ट अ पोस्ट ऑडिट और इवैल्यूएशन टू कंपेयर एक्चुअल रिजल्ट विद प्रोजेक्शन। वही है, एक्चुअल रिजल्ट को प्रोजेक्शन के साथ कंपेयर करना है। अगर किसी भी तरीके की कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो उसके लिए आपको अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजीज बनाकर डिसीजन लेने हैं। ठीक है, ये आपके स्टेप होते हैं कैपिटल बजटिंग प्रोसेस के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग की। कैपिटल बजटिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। कैपिटल बजटिंग इंश्योर दैट कंपनी इन्वेस्टमेंट अलाइन विद इट्स लॉन्ग टर्म गोल एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी। जो कैपिटल बजटिंग है वो ये इंश्योर करता है कि जो कंपनी की इन्वेस्टमेंट कर रही है वो उसके लॉन्ग टर्म गोल और बिजनेस स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। बाय केयरफुली इवैल्यूएटिंग पोटेंशियल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैन प्रायोरिटाइज इन्वेस्टमेंट दैट सपोर्ट द कंपनीज मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। जो जो प्रोजेक्ट है उन सभी को इवैल्यूएट करके मैनेजमेंट ये डिसाइड कर सकती है कि उसे पहले किस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना है कंपनी के मिशन और ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, जिससे क्या हो जो रिसोर्स हैं वो सही तरीके से एलोकेट हो और कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करें। ठीक है, नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक लाइक नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड पेबैक पीरियड आर यूज्ड टू असेस वेदर एन इन्वेस्टमेंट इज लाइकली टू बी प्रॉफिटेबल। कैपिटल बजटिंग के अंदर जो अलग अलग ये टेक्निक्स होती हैं, एनपीवी, आईआरआर, पेबैक पीरियड, इनकी मदद से पता लग पाता है कि जो एक इन्वेस्टमेंट है वो कितनी प्रॉफिटेबल है।
फिर है रिस्क असेसमेंट। तो कैपिटल बजटिंग नॉट ओनली एस्टिमेट रिटर्न बट आल्सो कंसीडर द रिस्क इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। कैपिटल बजटिंग सिर्फ रिटर्न ही एस्टिमेट नहीं करती है बल्कि साथ में आपको ये भी बताती है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कितना रिस्क इन्वॉल्व है। नेक्स्ट आता है इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। तो बाय इवैल्यूएटिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बिजनेस कैन चूज ऑप्शन दैट बैलेंस रिस्क एंड रिवॉर्ड। काफी सारे इसके अंदर आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप उन सभी ऑप्शंस को इवैल्यूएट करते हैं, कंपेयर करते हैं, जिससे क्या होता है जो भी बेस्ट ऑप्शन होता है आप उसे चूज कर पाते हैं जिसके अंदर रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस होता है। This helps minimize the likelihood of poor investment decision that could result in financial loss or missed opportunities। इसकी वजह से क्या होता है किसी भी तरीके का ना तो आपको फाइनेंशियल लॉस होता है और ना ही कोई आपकी अपॉर्चुनिटी मिस होती है। नेक्स्ट आता है कैपिटल कंस्ट्रेंट। तो बिजनेस टिपिकली हैव अ लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स एंड कैपिटल बजटिंग हेल्प इंश्योर दैट अवेलेबल फंड्स आर इन्वेस्टेड इन मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज। ऐसे बिजनेस जिनके पास लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, कैपिटल बजटिंग उनकी हेल्प करता है जो सबसे बेस्ट और मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट हो उसके अंदर उनको इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है। फिर आता है कॉस्ट कंट्रोल। तो बाय सेटिंग बजट फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट द कंपनी कैन ट्रैक कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, प्रिवेंटिंग ओवर स्पेंडिंग एंड कीपिंग द प्रोजेक्ट विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट। बजट सेट करके कैपिटल प्रोजेक्ट का कंपनी क्या ट्रैक कर पाती है कि कितनी उसमें कॉस्ट लग रही है, कहीं ओवर स्पेंडिंग तो नहीं हो रही है, और जो प्रोजेक्ट है वो फाइनेंशियल लिमिट्स के अंदर है या नहीं है, ये सारी चीजें भी ध्यान रख पाती है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो द अल्टीमेट गोल ऑफ कैपिटल बजटिंग इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। जो सबसे अल्टीमेट गोल है कैपिटल बजटिंग का वो क्या होता है, यही होता है कि जो शेयर होल्डर है उनकी वेल्थ को इंक्रीज किया जाए। वेल एग्जीक्यूटेड कैपिटल बजटिंग इंश्योर दैट इन्वेस्टमेंट जनरेट रिटर्न दैट इंक्रीज द फर्म वैल्यू। जो एक अच्छा कैपिटल बजटिंग का डिसीजन होगा वो क्या इंश्योर करेगा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रही हो, जिससे क्या हो फर्म की वैल्यू बढ़े, स्टॉक प्राइस बढ़े, डिविडेंड पे आउट बढ़े, जिससे शेयर होल्डर का बेनिफिट हो। ठीक है। नेक्स्ट है इवैल्यूएटिंग कैश फ्लो रिस्क। तो इट आल्सो हेल्प बिजनेस इवैल्यूएट हाउ फ्यूचर कैश फ्लो माइट बी इंपैक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज इन्फ्लेशन, मार्केट कंडीशन एंड ऑपरेशनल चेंज। इसके अलावा ये बिजनेस को ये भी इवैल्यूएट करने में हेल्प करती है कि किस तरीके से जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो बिजनेस के फ्यूचर कैश फ्लो को इम्पैक्ट करते हैं, कि इन्फ्लेशन की वजह से, मार्केट कंडीशन की वजह से या ऑपरेशनल चेंजेस की वजह से जो फ्यूचर कैश फ्लो है वो किस तरीके से इम्पैक्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट है डेट सर्विसिंग। तो बाय वैल्यूएटिंग द कैश फ्लो एंड रिटर्न ऑफ अ प्रोजेक्ट बिजनेस कैन इंश्योर दैट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट sufficient return to cover debt servicing cost if project is financed through loan। इसके अलावा कैश फ्लो को इवैल्यूएट करने से और प्रोजेक्ट के रिटर्न को इवैल्यूएट करने से बिजनेस को ये भी पता लग पाता है कि जो उनके इन्वेस्टमेंट है वो क्या इतना रिटर्न जनरेट कर रही है कि जो उन्होंने डेट ले रखा है उसके वो पेमेंट को एक तरीके से कवर कर सके। ठीक है, तो इन सारी चीजों में कैपिटल बजटिंग हेल्प करती है। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा स्टार्ट होता है डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं कैपिटल बजटिंग की। पहला आता है पेबैक पीरियड। इट इज अ ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग। हियर इज द पीरियड इज कैलकुलेटेड विद इन विच द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटली रिकवर्ड। पेबैक पीरियड क्या होता है, आपने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, अब कितने टाइम के अंदर वो प्रोजेक्ट आपको वो सारा पैसा रिटर्न कर देगा इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न्स, वो चीज कहलाता है आपका पेबैक पीरियड की वो टाइम पीरियड जिसके अंदर आपका वो पैसा आपका सारा रिकवर हो जाएगा, उसे आप पेबैक पीरियड कहते हैं। इसके मेरिट क्या होते हैं, वन ऑफ द अर्लीस्ट मेथड है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने का। इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड कंप्यूट। आसानी से अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट है और आसानी से आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट फॉर कंप्यूटेशन। इसके अंदर किसी भी तरीके की कॉस्ट नहीं लगती आपको कैलकुलेट करने के लिए। और इट इज वन ऑफ द वाइडली यूज्ड मेथड इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेक्टर। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा इसी मेथड का यूज करा जाता है। डीमेरिट्स क्या क्या है, दिस मेथड फेल्स टू टेक इनटू अकाउंट द कैश फ्लो रिसीव्ड बाय कंपनी आफ्टर पेबैक पीरियड। इसके अंदर जो आपका पेबैक पीरियड के बाद का कैश फ्लो है उसे वो इन्वॉल्व नहीं करता है, जिससे आपको एक्यूरेट रिटर्न का पता नहीं लग पाता है। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इंटरेस्ट फैक्टर इन्वॉल्व इन एन इन्वेस्टमेंट आउटले। इन्वेस्टमेंट के अंदर जो इंटरेस्ट फैक्टर इन्वॉल्व होता है ये उसे इंक्लूड नहीं करता है। और इट इज नॉट कंसिस्टेंट विद ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर। और इसकी वजह से कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू पर भी किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। अब देखिए पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने का आपका फॉर्मूला होता क्या है, तो कैश आउटफ्लो अपॉन में कैश इनफ्लो, इससे आपका पेबैक पीरियड निकल कर आ जाता है।
ये आपको एग्जांपल दिए हैं, आप एग्जांपल देख लीजिएगा। इन्हें मैं कवर करवाऊंगा आपकी या तो प्रैक्टिकल वाली वीडियो में या आप इन्हें डायरेक्टली भी खुद कर सकते हैं। सेकंड आता है डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड। तो इट रेफर्स टू द पीरियड विच इन द एंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू रिकवर इन फॉर्म ऑफ डिस्काउंटेड कैश। ऊपर तो कैश की फॉर्म में सिर्फ हमें मिल जाएगी, लेकिन नीचे वाला जो ये डिस्काउंटेड है इसके अंदर आप डिस्काउंटेड रेट का यूज करते हैं। डिस्काउंटेड रेट के साथ आपको कब मिलेगी वो पूरी इन्वेस्टमेंट वापस, वो कहलाता है आपका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। इसके अंदर आप क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी जिसे कहते हैं मींस द profit taken for considering the project evaluation. This method is one of the traditional method for evaluating the project proposal. इसके अंदर आप क्या करते हैं, प्रॉफिट को इंक्लूड करते हैं प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने के लिए। इसके मेरिट क्या क्या होते हैं, इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस होता है, कैश इनफ्लो के ऊपर नहीं होता है। इट इज बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है और ये सारे बेनिफिट जो भी एसोसिएट होते हैं प्रोजेक्ट के साथ उन सभी को भी इंक्लूड करता है। डीमेरिट क्या है, इट इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। इट इग्नोर द री इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ऑफ अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट की जो री इन्वेस्टमेंट की पोटेंशियल होती है उसे इग्नोर करता है। और इसको कैलकुलेट करने के काफी अलग अलग तरीके होते हैं। पहला होता है टोटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर, तो इसमें फॉर्मूला आता है एवरेज प्रॉफिट पर एनम अपॉन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। एवरेज इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर तो एवरेज प्रॉफिट पर एनम अपॉन में एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। और एनुअल बेसिस पर तो प्रॉफिट फॉर द ईयर इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सेल्वेज प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल, या फिर 1/2 मल्टीप्लाई बाय डेप्रिशिएबल इन्वेस्टमेंट प्लस सेल्वेज प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल। ठीक है। नेक्स्ट मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू का। तो द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। जो नेट प्रेजेंट वैल्यू का मेथड है वो सबसे मॉडर्न मेथड है प्रपोजल को इवैल्यूएट करने का। This method take into consideration the time value of money and attempt to calculate the return on investment by introducing the factor of time element। इसके अंदर ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है और उसी के हिसाब से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करता है। इट रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट रुपी अर्न टुडे इज वर्थ मोर देन द सेम रुपी अर्न टुमारो। इसका अंदर क्या कहा जाता है कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसका कंसेप्ट कहता है कि आज के टाइम पर जो पैसे की वैल्यू है वो कल के टाइम से ज्यादा है, वो चीज कहलाती है आपकी एनपीवी। The present value of all inflow and outflow of cash occurring during the entire life of a project is determined separately for each year by discounting this flow by firm's cost of capital or a predetermined rate। इसके अंदर जितने भी ईयर होते हैं उनके अंदर जो भी कैश फ्लो होने वाला होता है उनके कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो को की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करा जाता है अलग अलग। ठीक है। इसके मेरिट क्या होते हैं, इट रिकॉग्नाइज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। इट कंसीडर द टोटल बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ प्रपोजल, प्रपोजल से जो भी बेनिफिट आने वाले हैं उन सारी चीजों को भी ये इंक्लूड करता है। इट इज द बेस्ट मेथड फॉर सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट और इट हेल्प टू अचीव द मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। इसके अंदर जो शेयर होल्डर की वेल्थ है वो मैक्सिमाइज रहती है। डीमेरिट क्या है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है और कैलकुलेट करने में भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। इट नीड्स द डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है इसके चाहिए होता है। और इट नीड डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर और अच्छा ये डबल हो गई लाइन। ठीक है। अब एनपीवी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, ये आपका नॉर्मल फॉर्मूला होता है। और ये आप कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, तो पी माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करते हैं। जब आज के आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब ये आपके लिए इजी हो जाता है। ये एग्जांपल मैंने आपको प्रोवाइड करा है और साथ में उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड इज अ मॉडर्न टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग। ये भी एक मॉडर्न टेक्निक है दैट टेक इनटू कंसीडरेशन इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और ये भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अपने कंसीडरेशन में रखकर ही जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कैलकुलेट करती है। इट ऑल्सो नोन एज टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, यील्ड मेथड या फिर ट्रायल एंड एरर यील्ड मेथड, इन सारे नामों से भी इस मेथड को जाना जाता है। The internal rate of return can be defined as rate of discount at which the present value of cash inflow is equal to present value of cash outflow। internal rate of return क्या होता है, वो रेट जहां पर आपकी जो present value of cash inflow है वो present value of cash outflow के इक्वल हो जाए।
वो रेट कहलाता है आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसके मेरिट क्या है? इट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इट टेक इनटू अकाउंट द कैश फ्लो ओवर द एंटायर यूजफुल लाइफ ऑफ अ एसेट। जो भी एसेट की यूजफुल लाइफ है उसकी एंटायर लाइफ में जो भी कैश फ्लो होते हैं उनको ये ध्यान में रखता है। इट ऑलवेज सजेस्ट एक्सेप्टिंग द प्रोजेक्ट विद मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न, और ये वही प्रोजेक्ट को सजेस्ट करता है जिस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा होता है। इट इज इन कन्फर्मिटी विद द फर्म्स ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम ओनर वेलफेयर। इसके डिमेरिट क्या है? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड यूज, डिफिकल्ट है थोड़ा सा यूज करने में भी, अंडरस्टैंड करने में भी। इट इन्वॉल्व अ वेरी कॉम्प्लिकेटिव कॉम्पिटिशनल वर्क, इसको कैलकुलेट करने के लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, और इट में नॉट गिव यूनिक आंसर इन ऑल सिचुएशन, और हर सिचुएशन के अंदर ये अलग आंसर नहीं देता है। सिचुएशन वन क्या है? आईआरआर कैलकुलेट करने का रूट के अंदर इनफ्लो अपॉन में आउटफ्लो बार n-1। सेकंड है मल्टीपल पॉइंट इनफ्लो अनइक्वल कैश एंड आउटफ्लो। तो जब ये तो फॉर्मूला हो जाता है जब आपका इक्वल इनफ्लो हो रहा हो, और जब अनइक्वल इनफ्लो हो तो उसमें आपका फॉर्मूला होता है कैलकुलेट वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव एनपीवी बाय यूजिंग रैंडम डिस्काउंट रेट, और उसके बाद आपको इस फॉर्मूले की मदद से आईआरआर कैलकुलेट करना होता है। ये जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको और ज्यादा क्लियर चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। तो इट रिप्रेजेंट अ रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉस्ट बेनिफिट एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू इनिशियल कैश फ्लो ऑफ द इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है? ये रेशियो होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉस्ट बेनिफिट को जब हम डिवाइड कर दे कैश आउटफ्लो से तो निकल के आता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसके मेथड क्या होते हैं? दिस मेथड इज हेल्पफुल इन कंपेयरिंग प्रोजेक्ट हैविंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, देयरफॉर इट इज सुपीरियर टू एनपीवी। इसकी मदद से हम इजीली ऐसे प्रोजेक्ट में जहां पर अलग अलग अमाउंट चाहिए हो हमें इन्वेस्ट करने के लिए, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। इट कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये भी ध्यान में रखता है, और सारे कैश इनफ्लो को ये भी कंसीडर करता है। डिमेरिट क्या है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट के नेचर के टाइम पर ये प्रेजेंट वैल्यू को सुपीरियर कर जाता है। फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो अपॉन में इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर हमारी यूनिट नंबर 2 की वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।